हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी जो जीएस की क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसी की हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। उम्मीद है जो प्रीवियस क्लासेज हमारी हुई हैं वो आपको अच्छी लगे होंगी और आपने बड़े ध्यान से उनको क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा या ध्यान से पढ़ा होगा। तो इसी क्वेश्चन सीरीज को हम आगे लेकर के आ रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि बार बार बताए जा रहे हैं कि वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ आएंगे बहुत अच्छे से। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और समझना है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो हमारा आधा काम सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फ्रॉम वेयर द फिश गेट ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कहां से जो हमारी फिशेज वगैरह होती हैं या जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, वो जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं, वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एयर, दूसरा मराइन, तीसरा वाटर और फोर्थ है एयर डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, तो अगर वो पानी में रहेंगे तो एयर से कैसे ऑक्सीजन लेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। मराइन क्या होता है? जो भी सैलाइन वाटर होता है, समुद्र ओशियंस होते हैं, उनका जो पानी होता है वो मेराइन वाटर होता है। तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है वाटर, तो वो ऑक्सीजन जो है क्या वाटर से लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एयर डिजोल्व इन वाटर, कि जो एयर पानी के अंदर घुली हुई है क्या वहां से ऑक्सीजन लेते हैं। तो दो ऑप्शन है, एक तो वाटर है और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एयर डिजोल्व इन वाटर, कि जो हवा एयर पानी के अंदर घुली हुई है क्या वहां से ऑक्सीजन लेंगे। तो अगर तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एयर डिजोल्व इन वाटर, कि जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? उस एयर से जो कहां पर घुली हुई है, डिजोल्व है वाटर के अंदर। क्लियर है? क्या ये ऑप्शन गलत है या सही है कि पानी से ऑक्सीजन लेते हैं? अगर यहां पर कोई और ऑप्शन होता, एयर डिजोल्व इन वाटर की जगह कोई और ऑप्शन होता, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होता वो वाटर होता। क्लियर है? लेकिन इन दोनों में से भी मोस्ट एक्यूरेट, दोनों में से ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है? वो फोर्थ है। इसलिए हमारा आंसर क्या है? फोर्थ, कि कहां से लेते हैं ऑक्सीजन? उस एयर से जो पानी के अंदर घुली हुई है। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल और क्वेश्चन है, कोई भी इसका जवाब दे देगा। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। बार बार आपको बोला जा रहा है ये चीज, तो अपना आंसर जरूर कमेंट करना है बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, जहां पर हम रहते हैं, अर्थ पर जो मेन सोर्स है, मुख्य जो स्रोत है एनर्जी का, वो क्या है? कि जो एनर्जी आती है वो मेनली कौन से सोर्स से आती है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताइए आंसर अपना कमेंट बॉक्स के अंदर कि मेन सोर्स एनर्जी का अर्थ पर क्या है। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। पहला दे रखा है फॉसिल फ्यूल, दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी, तीसरा है सन, फोर्थ है विंड। फॉसिल फ्यूल सभी को पता है कि जब बहुत साल पहले जब पृथ्वी पर क्या हुआ था, उथल पुथल जो हुई थी, उसकी वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो दब गए। किसके नीचे? जमीन के नीचे दब गए।
तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनका जो डिकम्पोजिशन हुआ, तो अब हम खुदाई करके आज जब निकालते हैं उनको, तो वो हमें फॉसिल की फ्यूल की फॉर्म में मिलते हैं। जीवाश्म ईंधन बोलते हैं फॉसिल फ्यूल को। तो क्या फॉसिल फ्यूल मेन सोर्स है एनर्जी का? नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है कि जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उनसे जो रेडिएशंस निकल रही हैं, क्लियर है, तो उनमें जो उनके जो न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन हो रही है, उसको हम, उससे जो एनर्जी मिलेगी उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। थर्ड है सन, सूरज, हमारा सूरज चाचा। फोर्थ है विंड, हवा। तो इन चारों में से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ पर कौन सा है, कि मुख्यतः किस सोर्स से हमें एनर्जी मिलती है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सन। कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। कि जो हमारा सूरज है, सन है, सूर्य है, वही मेन सोर्स है एनर्जी का हमारी अर्थ पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्या है क्वेश्चन? सनलाइट, एयर, वाटर। कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, एयर, हवा, वाटर, पानी, ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं? आर एग्जांपल्स ऑफ। इनमें से हमें छांटना है कि ये जो हमारे तीन कंपोनेंट लिखे हैं यहाँ पर, कौन कौन? सनलाइट, एयर और वाटर, ये इन चारों में से किस, कौन से फिट बैठते हैं? ये किस चीज के एग्जांपल हैं ये तीनों? तो अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद हम बारी बारी से ऑप्शंस को देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी समझ आएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। तो पहला दे रखा है बायोटिक कंपोनेंट। क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा है न्यूट्रिएंट्स। तीसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। फोर्थ है मिनरल रिसोर्स। तो जो सनलाइट, एयर, वाटर, ये किस चीज के एग्जांपल है इन चारों में से? तो पहला दे रखा है बायोटिक कंपोनेंट। अब जब तक हमें मतलब पता नहीं होगा कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मिनरल रिसोर्स क्या हैं, तब तक हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। इसलिए चीजों को समझना जरूरी है, याद नहीं करना है। क्लियर है? याद करने पर क्या होगा, हम भूल जाएंगे जल्दी से। इसलिए हमें क्या है, समझ के करना है क्वेश्चन को। क्लियर है? तो पहला दे रखा है बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको दो क्लासेस में बांटा गया है, दो ग्रुप में बांटा गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है बायोटिक, एक कंपोनेंट होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। क्लियर है? अब बायोटिक क्या होता है? जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जो जीवित हैं, जो जीवित हैं, जिंदा हैं, लिविंग हैं, वो कंपोनेंट किसके अंदर आते हैं? बायोटिक के अंदर आते हैं। वो कंपोनेंट किस में आएंगे? बायोटिक के अंदर आएंगे। और जितने भी डेड हैं, जो मरे हुए हैं, जीवित नहीं है जो, वो आते हैं एबायोटिक में। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, वो सारे किस में आते हैं? एबायोटिक के अंदर आते हैं। तो बायोटिक जीवित लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी को या डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उन फूड कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मिनरल रिसोर्स क्या हैं? मिनरल क्या है? जमीन के अंदर जितने भी, जिससे हमें कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है, कोई ना कोई मिनरल मिल रहा है, उनको हम मिनरल रिसोर्स कह रहे हैं। क्लियर है? तो अब समझ आ गया होगा आपको कि सनलाइट, एयर और वाटर किस चीज के कंपोनेंट हैं। तो बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से।
कि बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग है और एबायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग है। तो जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, एयर हवा और वाटर, क्या ये तीनों लिविंग कंपोनेंट हैं या नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं? बताइए, लिविंग कंपोनेंट है या नॉन लिविंग कंपोनेंट है? तो जो हमारी सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ये तीनों क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं। कैसे हैं? नॉन लिविंग। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं बेटा? एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एबायोटिक कहते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन, एबायोटिक कंपोनेंट। कि जो सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ये तीनों किस चीज के एग्जाम्पल हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल्स। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी सिंपल है। क्या है, पहले क्वेश्चन सुनेंगे और पूरा आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो नीचे ऑप्शंस लिखे हैं इनमें से कौन सा डोंट हैव सेल वॉल, कि इन चारों में से किसके अंदर क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। इन ये चारों सेल लिखी हुई हैं, इन चारों में से किसके अंदर सेल वॉल नहीं होता? डोंट हैव मीन्स नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा? प्लांट सेल, दूसरा फंगस, तीसरा एनिमल, फोर्थ बैक्टीरिया। तो बताइए किस सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर बताइए। देखते हैं। प्लांट सेल, तो क्या प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है? हाँ, सेल वॉल होती है, इसलिए ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद है फंगस सेल। तो क्या फंगस के अंदर जो फंगस फफूंदी होती है उसके अंदर क्या सेल वॉल होती है? होती है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे बैक्टीरिया। तो क्या बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल होती है? होती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। बचा केवल एक ही, एनिमल सेल। क्या है? एनिमल सेल। कि जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनकी जो सेल होगी उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स के अंदर हम भी इंक्लूड होते हैं, ह्यूमंस भी हैं, डॉग्स, कैट, जितने भी बर्ड्स हैं, ये सभी क्या हैं? एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो इनमें क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती, केवल क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और कुछ नहीं होगा, मीन्स सेल वॉल नहीं होगी। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारी प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है? वो किस चीज की बनी होती है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, जवाब बताएंगे कि जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन हैज ब्लैंक वर्टिब्रे और बोन्स। कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर जो छोटी छोटी बोन से मिलकर के बना हुआ है, जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं, इस तरह से एक के ऊपर एक लगी रहती है और हमारी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। तो इस तरह से कितनी बोन्स या कितने वर्टिब्रे होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बना हुआ है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है 28, दूसरा 30, 33 और 42। बताइए कि कितने वर्टिब्रल कॉलम या बोन्स होती हैं, कितने वर्टिब्रे या बोन्स होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है 33। कितनी होती हैं? 33, 33। कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम मीन्स रीढ़ की जो हड्डी है
उसके अंदर जो इस तरह से वर्टिब्रे या बोन्स होती हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 बोन्स या वर्टिब्रे मिलकर के हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाया हुआ है। क्लियर है? तो इस तरह से होती हैं वो बोन्स जो एक के नीचे एक के नीचे एक लगी हुई होती है। जैसे हम प्लेट रख देंगे ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उसी तरह से ये ट्राइंगुलर शेप की होती हैं और एक के ऊपर एक रखी हुई होती है, जिससे हमारा वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? पार्ट ऑफ प्लांट विच कंडक्ट्स वाटर टू ऑल पार्ट्स। पार्ट्स लिखा है, इसमें मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये पार्ट्स है। पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं उनका कौन सा पार्ट है जो पार्ट क्या काम करता है? वाटर का कंडक्शन करता है। कहां से कहां? सभी पार्ट्स के अंदर। प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर कौन सा पार्ट है जो वाटर को कंडक्ट करता है? ये हमारा क्वेश्चन है कि प्लांट जो होगा हमारा ये है, ये इसकी रूट्स हैं, इधर ये ब्रांचेस वगैरह हैं। क्लियर है? तो प्लांट का इनमें से कौन सा पार्ट है जो क्या काम करेगा? वाटर का कंडक्शन करेगा। कहां पर? जितने भी प्लांट के पार्ट हैं सभी के अंदर। तो हमारे जो ऑप्शन है वो हैं लीफ, मीन्स पत्तियां, जो पत्ते होते हैं, लीफ। दूसरा है रूट, रूट मतलब जड़ें, लीफ मीन्स पत्ता, जड़ें। तीसरा दे रखा फ्लावर मीन्स फूल, और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा? स्टेम मीन्स तना। तो कौन सा पार्ट है? क्या पत्ता जो लीफ होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है? रूट, जड़ें जो होती हैं क्या वो वाटर का कंडक्शन करती हैं? तीसरा है फ्लावर मीन्स फूल, तो क्या फूल जो होगा वो वाटर का कंडक्शन करता है? फोर्थ है स्टेम मीन्स जो तना होगा हमारा, स्टेम, ये वाटर का कंडक्शन करता है। तो बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सा पार्ट इन चारों में से वाटर का कंडक्शन करेगा। वाटर कंडक्शन का मतलब क्या है कि वहां तक पहुंचाएगा। कहां से? जहां से वाटर ले रहा है उस जगह से पूरे सभी पार्ट के अंदर वाटर का ले करके जाएगा। तो कौन सा पार्ट है वो? तो लीफ इसका आंसर नहीं है, रूट नहीं है, फ्लावर नहीं है, क्या है? स्टेम। कि जो हमारा स्टेम वाला पार्ट होगा, ये जो स्टेम का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो ब्लैक में बनाया हुआ है, ये पार्ट जो होगा स्टेम, यही क्या करेगा? वाटर का कंडक्शन करेगा सभी पार्ट में। रूट्स का काम क्या है? जो जड़ें होती हैं हमारी, इनका काम क्या है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं। कहां से? मिट्टी में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, खींचती हैं, जमीन से, मिट्टी से पानी को लेंगी। लेकिन लेकर के कौन जाएगा उसको? स्टेम। कौन लेकर के जाता है? स्टेम जड़ों से पानी को लेकर के जाएगा और कहां पर पहुंचा देगा? जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं सभी के अंदर पानी को पहुंचा देगा। स्टेम के अंदर भी एक टिश्यू होता है, स्टेम के अंदर भी एक टिश्यू होता है, वो करता है वाटर का कंडक्शन। उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? उस टिश्यू का नाम क्या है? जाइलम। क्या है? जाइलम। कि जो जाइलम टिश्यू होगा कहां पर? स्टेम के अंदर, वो क्या काम करेगा? वाटर को लेकर के जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन जो हमारा है कि कौन सा प्लांट का पार्ट वाटर का कंडक्शन करेगा? तो स्टेम। और स्टेम के अंदर भी कौन है? जाइलम टिश्यू। स्टेम के अंदर भी कौन है? जाइलम टिश्यू। क्लियर है? समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप हमें पूछ सकते हैं वापस कमेंट बॉक्स में करके। हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करेंगे
कोई चीज समझ नहीं आई है तो उसको हम बता देंगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शैडोज आर मीन्स जो परछाई होती है, जो परछाई होती है वो कैसी होती हैं? तो ऑप्शन क्या है? ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है जिसकी परछाई बन रही है वो जो वस्तु है, चीज है, उससे छोटी होती है हमेशा। ऑलवेज बिगर देन ऑब्जेक्ट, क्या उस चीज से हमेशा बड़ी होगी परछाई। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट मीन्स जितना ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, चीज है कोई, उसी के बराबर साइज की होगी परछाई। या फिर कैन बी स्मॉलर और बिगर देन ऑब्जेक्ट, की छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। इधर लाइट सोर्स है कोई भी, तो इस पर लाइट पड़ेगी और इसकी परछाई बनेगी इसके पीछे। तो जो परछाई बन रही है इसकी, वो कैसी होगी? इससे बड़ी होगी, छोटी होगी, बराबर होगी, या बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो आप जब दिन में कहीं पर सूरज निकला हुआ है, दिन में सन निकला हुआ है और आप कहीं पर जा रहे हैं, तो आपके पीछे या सन की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी परछाई बनेगी। क्लियर है? किस डायरेक्शन में बनेगी? जिधर सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो आपकी जो परछाई होगी वो आपसे छोटी होगी, बड़ी होगी, आपके साइज के बराबर है, या छोटी भी होती है, कभी कभी बड़ी होती है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी, अगर नहीं किया है तो करके देखना। क्लियर है? सुबह करना, दोपहर में करना, शाम को करना। क्लियर है? तो जो हमारी परछाई होगी वो हमेशा छोटी होगी ऐसा नहीं है, हमेशा बड़ी होगी ऐसा भी नहीं है, सेम साइज की होगी ऐसा भी नहीं है। वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। जो हमारी परछाई है, शैडो है, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। डिपेंड करेगा लाइट सोर्स की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। क्लियर है? समझ आ गया होगा? तो ये चीज ऑब्जर्व करना आप, कि कोई भी उजाले वाली जगह है वहां पे खड़े हो जाना, तो आपके पीछे आपकी क्या बनेगी? परछाई बनेगी। उस परछाई को देखना, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेना, बुक ले लेना कोई, बस ऑब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए? ओपैक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ओपैक। क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट चीजें होंगी उनकी परछाई नहीं बनती है। परछाई किसकी बनेगी? केवल जो ऑब्जेक्ट कैसी होगी? ओपैक होगी, जिसमें से सनलाइट या कोई भी लाइट है वो आर पार ना जाएगी, उसी का क्या बनेगा? क्या बनेगी? उसकी परछाई बनेगी। और जिसमें से लाइट आर पार हो जाए उसकी कोई भी जो परछाई है, शैडो है, वो नहीं बनेगी। क्लियर है? तो बुक ले लेना है, कोई भी चीज ले लेना है जिस जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक हो, और उसको देखना कि परछाई छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, कभी छोटी कभी बड़ी बन रही है। तो आंसर जो हमारा वो क्या है? कैन बी स्मॉलर और बिगर देन ऑब्जेक्ट, की छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कमेंट बॉक्स में आंसर बताने के लिए, कि ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मटेरियल्स विच अलाउ, कि ऐसी चीजें जो अलाउ करती हैं किस चीज को? करंट को। जो क्या करने में? पास, अपने में से। ऐसी चीजें जो अपने में से, खुद चीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो चीजें जिनमें से करंट पास हो जाता है, उन चीजों को हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताइए ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर, कंडक्टर, स्विच या बैटरी, इन चारों में से क्या कहलाते हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ऐसा ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, कि क्वेश्चन क्या था कि इनमें से ऑप्शन दे रखे थे चार, उनमें से
कौन सा सब्सटेंस ऐसा था जिसमें से करंट पास हो जाता है? तो आयरन नेल, शायद जो लोहे की कील होती हैं, वो उसका करेक्ट आंसर था। तो बताइए उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं जिनमें से करंट पास हो जाता है? तो पहला दे रखा है इंसुलेटर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा स्विच, फोर्थ बैटरी। बैटरी तो करंट प्रोड्यूस करेगी, करंट प्रोवाइड करेगी। स्विच या तो करंट को रोकेगा जाने से, मीन्स कनेक्शन को कट करने में, ऑन ऑफ में हेल्प करता है केवल, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो अपने में से करंट पास नहीं होने देते, वो इंसुलेटर हैं। लेकिन पूछा क्या है हमें कि ऐसी चीजें जो करंट को अलाउ करेंगी अपने में से, करंट को पास होने देंगी अपने में से, उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो प्योर वाटर होता है, क्या वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है करंट का? ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब दीजिएगा। क्लियर है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ये कि वो सब्सटेंस जिनमें से करंट इजीली पास हो जाता है या जो करंट को पास होने देते हैं अपने में से, ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीजों को हम कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट? तो क्वेश्चन ये अभी कराया था थोड़ी देर पहले, कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है। तो जल्दी से बताइए अपना आंसर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन चारों में से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है और बाकी तीन क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट हैं। बताइए जल्दी से। ऑप्शन क्या दे रखे हमें? डॉग, कुत्ता, ट्रीज प्लांट, पेड़, रॉक्स चट्टाने, या फिर बैक्टीरिया। क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया। तो इन चारों में से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है? तो एबायोटिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग होंगे, जो नॉन लिविंग होंगे। तो बताइए इनमें से लिविंग जो नहीं है, जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, डेड पार्ट है, वो कौन सा है? तो कौन सा है वो? डॉग क्या होता है? कुत्ता लिविंग होता है। ट्रीज जो प्लांट होते हैं वो भी लिविंग है। बैक्टीरिया वो भी लिविंग होता है। तो केवल कौन सा है एबायोटिक कंपोनेंट? रॉक्स, चट्टाने। कि जो चट्टाने होती हैं वो क्या होती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट है एनवायरमेंट का। और बाकी जो तीन दे रखे हैं वो लिविंग है, मीन्स वो बायोटिक के अंदर आएंगे, लिविंग कंपोनेंट के अंदर आएंगे। तो समझ आ गया होगा आपको। इसलिए अगर आप याद करोगे, याद कर लिया, अब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको एबायोटिक का मतलब पता है कि एबायोटिक कौन से होंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? आप इजीली इनमें से बता दोगे कि कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। जो नॉन लिविंग है वही एबायोटिक कंपोनेंट होगा, और जो लिविंग होगा वो किस में आएगा? बायोटिक के अंदर आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? सी एनिमल्स, कि वो जंतु, वो एनिमल्स जो कहां पर रहते हैं? समुद्र के अंदर रहते हैं, जैसे डॉल्फिन्स और व्हेल्स। ब्रीथ थ्रू, किसके द्वारा वो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं? तो कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? कि जो सी एनिमल्स होते हैं, समुद्र में रहने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, तो ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन मींस ब्रीथिंग करते हैं? तो क्या है ऑप्शन? नोज, गिल्स, ब्लो होल्स, फिन्स। बताइए कौन सा है इनमें से जिसके थ्रू जो हमारे सी एनिमल्स जैसे डॉल्फिन, ब्लू व्हेल है, वो ब्रीथिंग करते हैं? तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है नोज, नाक। क्या वो नोज के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? दूसरा है गिल्स, तीसरा है ब्लो होल्स, फोर है फिन। क्लियर है? तो गिल्स के थ्रू कौन करता है रेस्पिरेशन? जो फिशेज होती हैं,
मछलियां होती हैं, क्लियर है, जो फिश और डॉल्फिन और व्हेल, डिफरेंस है इन तीनों में। तो जो फिश होती हैं वो करती हैं गिल्स के थ्रू। फिन्स क्या होते हैं? फिन्स जैसे कोई भी मछली है, इसमें जो साइड में लगे होते हैं और टेल पर, उसकी पूंछ पर जो लगा होता है, ये जो पंख जैसी स्ट्रक्चर होगी, इसी को हम क्या कहेंगे? फिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिन्स कहते हैं। ये हैं फिन्स, ये साइड फिन और ये टेल फिन। तो फिन्स की हेल्प से तो वो रेस्पिरेशन नहीं करती हैं, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। फिन्स का काम क्या है? केवल स्विमिंग में और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। नोज, नाक नहीं है इसका आंसर। गिल्स की हेल्प से कौन करता है? फिशेज, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। बचा केवल ब्लो होल्स। तो आपने अगर डिस्कवरी चैनल जो आता है या जियो प्लेनेट एक नाम से चैनल है, तो उसमें देखा होगा व्हेल वगैरह जो होती है वो पानी भरती है और पानी को बाहर निकालती है, अपनी बॉडी के अंदर पानी भरेगी और पानी को बाहर निकालेगी। तो वो जो होल्स होते हैं जहां से पानी निकल के बाहर आता है, वही क्या होते हैं? ब्लो होल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लो होल्स होते हैं। तो कौन करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ब्लो होल्स। तो ब्लो होल्स की हेल्प से जो हमारे सी एनिमल्स होंगे वो ब्रीथिंग करते हैं। क्लियर है? समझ आ गया होगा। या फिर फोन के अंदर देखना ब्लो होल्स क्या होते हैं। आप डॉल्फिन के अंदर देखोगे जहां से पानी बाहर फेंकते हैं ना, वो निकालते हैं, वही ब्लो होल्स हैं और इसी के थ्रू में ब्रीथिंग होता है। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज नोन एज, कि पानी का जो सर्कुलेशन है पानी का किस किस के बीच में? लैंड और ओशियन के बीच में। ये जो सर्कुलेशन है पानी का, इसको हम क्या कहते हैं? इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? प्रीवियस क्लासेस में हमने शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा है, पढ़ा है। तो क्या कहलाता है? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। तो क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? वाटर साइकिल, दूसरा ऑक्सीजन साइकिल, तीसरा नाइट्रोजन साइकिल और फोर्थ क्या है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन का तो जिक्र ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ऑक्सीजन का तो आंसर होगा ही नहीं। ना ही नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन का भी नहीं होगा। किसका सर्कुलेशन है? वाटर का, और इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। अब क्या होता है? ओशियन से वाटर जाता है, इवेपोरेशन के थ्रू क्लाउड बनाएगा, और क्लाउड के थ्रू क्या होगा? पानी वापस जमीन पर गिरेगा और कहां पर चला जाएगा? वापस ओशियन के अंदर आ जाएगा। ये जो सर्कुलेशन है वाटर का, एक्सचेंज है वाटर का, कहां से? लैंड और जो हमारा एनवायरमेंट है इसके बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। क्लियर है? आया बच्चों समझ क्वेश्चन? कि जो सर्कुलेशन है वाटर का लैंड, ओशियन और हमारा एनवायरमेंट के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, कि ऐसा पानी जो पीने के लिए बढ़िया है, जिसको हम पी सकते हैं, ऐसे पानी को हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा पानी जो पीने लायक है, जिसको हम पी सकते हैं, ऐसे पानी को हम क्या कहते हैं? बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर है? एक वोकैब का क्वेश्चन है, एक टाइप का। क्या है? वोकैबलरी जो होती है हमारी इंग्लिश में, उस टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ऐसा पानी जो पीने लायक है, जिसको हम पी सकते हैं, ऐसे पानी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है रिवर वाटर, मीन्स नदी का पानी।
दूसरा है ग्राउंड वाटर, मीन्स जो जमीन के नीचे पानी है, जो ट्यूबवेल वगैरह में निकलता है, हैंडपंप के थ्रू निकालते हैं। थर्ड है रेन वाटर, बारिश का पानी। और फोर्थ है पोर्टेबल वाटर। कौन सा? पोर्टेबल वाटर। तो इन तीनों पानी को नदी का पानी पी सकते हैं हम अगर साफ होगा तो। ग्राउंड वाटर तो हम पीते ही हैं, रेन वाटर को भी पी सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इन तीनों को मिलाकर के जो टर्म होती है, जो वर्ड होता है कि कौन सा शब्द है जो उस पानी के लिए यूज किया जाएगा जो पीने के योग्य होगा, वो होता है पोर्टेबल वाटर। क्या होता है? पोर्टेबल वाटर। तो ऐसा पानी जिसको हम पी सकते हैं, चाहे वो नदी का पानी हो, ग्राउंड वाटर हो, झरने का पानी हो, कोई भी पानी जो पीने लायक है हमारे, उसको हम क्या कहेंगे? पोर्टेबल वाटर कहेंगे। चाहे सोर्स कोई भी हो, चाहे वो ट्यूबवेल से निकाला है, या सप्लाई का वाटर आ रहा है, या बारिश का पानी है, कोई भी पानी है जिसको हम पी सकते हैं, जो पीने लायक है, उस पानी को हम कहेंगे पोर्टेबल वाटर। क्लियर है? क्या कहेंगे ऐसे पानी को? पोर्टेबल वाटर। तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर, कि ऐसा पानी जो पीने लायक है, जिसको हम पी सकते हैं, उस पानी को क्या कहेंगे? पोर्टेबल वाटर कहते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्लियर है? तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा मेटल, जो मेटल इन चारों में से कौन सा है जिसको इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, जिसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, उस इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जिसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाएगा? तो पहला दे रखा है फॉस्फोरस, दूसरा लिथियम, सोडियम और मरकरी। तो इन चारों में से कौन सा है जिसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा मेटल है जिसको हम कहां पर रखते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है? पहला है फॉस्फोरस, दूसरा लिथियम, सोडियम और मरकरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सोडियम। कि सोडियम वो मेटल है जिसको केरोसिन ऑयल के अंदर, मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। क्लियर है? कौन सी है? सोडियम। सोडियम के अलावा एक मेटल और है जिसको रखा जाता है, वो कौन सी है? पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम को भी केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? क्यों उसको ऐसे ही नहीं रखते, डब्बे में रख दिया? क्यों उसको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं? तो इसका जो रीजन है वो ये है कि जो हमारा सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इजीली रिएक्शन करता है। किसके साथ? एयर के साथ। कि एयर के कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर आ गया, संपर्क में आ गया ऑक्सीजन के, तो जो सोडियम मेटल है वो जल जाता है, बर्न हो जाता है। क्लियर है? इसलिए इसको कहां पर रखेंगे हम? केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और ये सेफ रखा रहे, सुरक्षित रखा रहे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो फॉस्फोरस होगा, क्या उसको भी किसी के अंदर स्टोर किया जाता है? तो किया जाता है तो किस में किया जाता है? अगर नहीं किया जाता है तो फिर बात ही अलग है। तो जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर है? तो समझ आया क्वेश्चन कि कौन सा मेटल है जिसको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं? हमारा आंसर क्या है? सोडियम। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट होता है। क्या है क्वेश्चन? बेस्ट सॉइल, की सबसे बढ़िया मिट्टी फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, की कपास जो होती है हमारी, उसको ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए कौन सी मिट्टी है जो अच्छी होती है, बेस्ट है सबसे? कि सबसे अच्छा जो कॉटन होगा वो किस मिट्टी के अंदर ग्रो करेगा, कल्टीवेट होगा? कल्टीवेट मतलब पैदा होगा, अच्छा
सबसे बढ़िया। तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए अपना आंसर। पहला ऑप्शन दे रखा है एलुवियल सॉइल, कौन सा है? एलुवियल सॉइल। दूसरा दे रखा है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। थर्ड है रेड सॉइल, लाल मिट्टी। और नेक्स्ट है नन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? एलुवियल, ब्लैक, रेड या नन? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ब्लैक सॉइल की जो हमारी काली मिट्टी होती है उसके अंदर कॉटन जो है, कपास जो होता है हमारा, वो सबसे बढ़िया ग्रो करेगा। सबसे अच्छा पैदावार जो होगी कपास की, वो कौन सी मिट्टी के अंदर होगी? ब्लैक सॉइल के अंदर। जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीके से जो कॉटन है हमारा, कपास, वो ग्रो करता है। उसकी पैदावार सबसे बढ़िया कहां पर होती है? काली मिट्टी के अंदर। क्लियर है? तो कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो ब्लैक सॉइल है वो ज्यादा पाई जाती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है और आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। क्लियर है? अपना आंसर जरूर बताना है बेटा कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? बेस्ट सॉइल कौन सी होगी? कपास। कॉटन क्या होती है? कपास, रुई जिससे हमें मिलती है। तो कौन सी सॉइल के अंदर वो सबसे बढ़िया ग्रो करता है? ब्लैक सॉइल के अंदर। और ब्लैक सॉइल कहां पर ज्यादा पाई जाती है ये आपने हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्लास के अंदर भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, रीजनिंग टाइप का है। क्वेश्चन को समझेंगे पहले। फाइंड द ऑड वन, कि इन चारों में से अलग कौन सा है, ये फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा है जो बाकी तीन से अलग है। क्लियर है? पहला ऑप्शन दे रखा है जैस्मीन, दूसरा लिली, तीसरा पोटैटो, चौथा रोज, गुलाब। जैस्मीन का तेल भी आता है, फूल होता है। लिली, लिली का फूल होता है, फ्लावर होता है। पोटैटो हमारा पता ही है क्या होता है, आलू, जिसको हम खाते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो बाकी तीन से अलग है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए कि जो जैस्मीन है ये भी क्या है? हमारा फूल है, फ्लावर है। लिली है, ये भी हमारा फूल है। रोज, ये तो सबको पता है, फूल का राजा किसको कहते हैं? रोज को। ये भी फूल है। तीनों फूल हैं, लेकिन ये फूल हिंदी वाला फूल है, इंग्लिश वाला नहीं। फूल मीन्स फ्लावर। वो दो इंग्लिश वाला फूल है, वो क्या होता है? मूर्ख। तो क्या है? पोटैटो, आलू। क्या आलू फूल है क्या? अरे आलू फूल है क्या? नहीं। पोटैटो तो क्या है? एक वेजिटेबल के अंदर आता है। तो जो हम पोटैटो खाते हैं, आलू हम खाते हैं, ये किसका मॉडिफिकेशन है? मीन्स पोटैटो के अंदर जो चीज हम खाते हैं वो क्या चीज खाते हैं हम? प्लांट का कौन सा पार्ट है जो पोटैटो बनता है और हम उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं? ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि फाइंड द ऑड वन, सबसे अलग कौन सा इन चारों में से? तीन एक जैसे हैं, तीन फूल हैं और बाकी एक वेजिटेबल दे रखा है। तो इजीली सॉल्व कर दिया हमने कि पोटैटो जो है वो बाकी तीन से अलग है। बाकी तीन हमारे फ्लावर्स हैं, फूल हैं। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 15 क्वेश्चन ही थे बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक। अगर आपको मतलब पता है, क्वेश्चन समझ आ गया, तो लगभग आपका आंसर भी निकल आता है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है कि पूछा क्या है, उन वर्ड्स का मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है? उसी को समझ अगर हमें आ गया तो हमें याद करना नहीं पड़ेगा, और याद करना नहीं पड़ेगा तो लंबे टाइम तक, जब भी एग्जाम होगा हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कभी भी, तो उस टाइम तक हमें क्वेश्चन क्या है, हमारे दिमाग के अंदर रहेंगे। क्लियर है? और हम एग्जाम के अंदर भी इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। इसलिए क्वेश्चंस को समझ करके, पढ़ करके उनको
सॉल्व करना है, ध्यान देना है। और जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे एक वीक क्लास चल रही है आपकी, संडे या सैटरडे जिस दिन भी ऑफ रहे, जिस दिन क्लास ना हो, तो जो प्रीवियस क्लासेज हुई हैं उनको क्विक रिवीजन कर लेना है। क्या कर लेना है? क्विक रिवीजन, जल्दी से उनको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि बिना रिवीजन के चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, और बिना रिवीजन के पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस दिन भी आपको टाइम मिले या छुट्टी हो, जिस दिन क्लास ना हो, तो जो पीछे प्रीवियस जो क्लासेज हुई हैं उनको रिवाइज करना है। क्लियर है? रिवाइज करोगे तो दिमाग में रहेंगी और अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये 15 क्वेश्चंस थे हमारे, जो बहुत ही सिंपल बेसिक लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को बीमार होने से बचाइए। थैंक यू।